बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 8 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से। 11 बरस बीत गए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पर्सनालिटी के हवाले से आप सभी लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। जमहूरियत के लिए उन्होंने जो गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं उन्हें तो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बेशक वो अपनी मिसाल आप थीं। इसके साथ साथ 2 दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म भी रह चुकी, ये एजाज़ भी उनको हासिल हुआ। और अभी की सूरत हाल आपको ये भी बताते चलें कि कारकुनों की बड़ी तादाद, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो गड़ी खुदाबख्श के मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, वहाँ पर जो है वो रवाना हो चुकी है। इसके साथ साथ शहर लाहौर में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उनकी जानिब से ख़ास तौर पर दुआया तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले हमने कल देखा गड़ी खुदाबख्श रवाना हुए, जहाँ पर बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी जिक्र करना जो है वो ज़रूरी समझूंगी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसालें देते हर जानिब नज़र आते हैं। फिर उसके साथ साथ उनकी पर्सनालिटी के हवाले से बिलाशुबा हमेशा से ये कहा जाता है कि बिलाशुबा वो अपनी मिसाल आप थीं। तो शहर लाहौर में भी दुआया तकारीब का उनके लिए एहतमाम किया जा रहा है। तो हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनको बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज़ वेदर। जी, तो शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल क्या है, उस्मान खान हमारे साथ होंगे। उस्मान, बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? बिल्कुल, माह दिसंबर इख्तिताम होने को है और सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता 2 रोज़ जो है वो सुबह के वक्त जो है वो शदीद धुंध देखने को मिली थी, मगर आज जो है वो सुबह के वक्त धुंध बहुत कम है गुज़िश्ता रोज़ की मुनासबत से, और रात को भी कम थी। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्तों में जो है वो लाहौर शहर में धुंध जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, जिसके बायस लोगों को भी मुश्किलात का सामना होता है। तो इस हवाले से उन्होंने पहले से ही एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो है वो हिदायत जारी कर दी। और उसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो माह दिसंबर आते साथ ही अपने साथ ठंडा मौसम ले आया था। सर्द हवाएं लाहौर शहर में दाखिल हो चुकी थी और मौसम जो है वो अब दिन ब दिन जो है वो सर्द होता जा रहा है। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत को महसूस कर रहा हूं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन जो है वो शाम के वक्त से बाद जो है रात का वक्त जो है वो इंतहाई ठंडा होगा और दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। जबकि दोपहर के वक्त की अगर मैं बात करूँ तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के दरमियान जो है वो दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और दोपहर के वक्त जो है वो थोड़ी सी गर्मी होगी। जबकि उसके साथ अगर हम बात करूं तो इस वक्त का मौसम इंतहाई खुशगवार है और निकलने वाली हल्की फुल्की धूप ने जो है इस मौसम का मज़ा दोबाला कर दिया। और वैसे भी मौसम का जो है वो ज़्यादातर असर जो है वो इंसानी मिजाज पर पड़ता है। जब मौसम खूबसूरत और ठीक है उस्मान, आपका शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे थे। आज की टॉप स्टोरीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है, हाउसिंग स्कीमों को मकीनों को अब LNG का कनेक्शन मिलेगा। निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों में दाखिले सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत होंगे। मछली मंडी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, सैकड़ों किलो मछली रेडियां जब्त कर ली। क्या वेंटिलेटर्स के बगैर अस्पताल चल सकते हैं? चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान और उनके हमरा हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान नकवी साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। क्या हाल चाल है रिजवान साहब? आमिर भाई, सबसे पहले आज की खबरें डिस्कस करने से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? एक अजीम लीडर जो जब अपनी लीडरशिप की मैच्योरिटी को पहुंची और जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसे अज़म का इजहार किया कि हमेशा के लिए यहाँ पे जमहूरियत रहे, तो उनको जो है उनकी शहादत हो गई। मुझे वो दिन भूलता इसलिए नहीं है कि उस वक्त मैं किसी गैर मुल्की चैनल के लिए काम करता था और मेरे लिए वो एक इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि जब मुझे फ़ोन आया बैरून मुल्क से उसके लिए,
तो मेरी आवाज़ जो थी वो निकल नहीं रही थी और मैं रो रहा था। सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। उस वक्त मैं ये नहर पर था और वहदत कॉलोनी की तरफ मैंने अपनी गाड़ी टर्न की, रोकी तो मेरी खुद की हिचकी बंधी हुई थी, क्योंकि मुहतरमा का जो पाकिस्तानी सियासत में किरदार है वो इतना पॉजिटिव था और इतना ज़बरदस्त उनका काम था। जिस तरह से उन्होंने जुडिशरी की आज़ादी के लिए काम किया, जिस तरह से जमहूरियत के लिए काम किया, वो मिसाली था। और अब हमें यकीन हो चला था कि पाकिस्तान में एक ऐसी लीडर मौजूद है जो कि न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। और उस वक्त उनकी दहशतगर्दों ने शहादत कर दी। भुलाए नहीं भूलती। आज गड़ी खुदा बख्श में उनकी याद में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन ऐसे लोग नायाब हैं, मिलते नहीं हैं। हमेशा से अपने मिसाल आप रहते हैं। रिजवान नकवी साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल है ना, देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, ना सिर्फ उनकी पार्टी में बल्कि जो उनके सियासी मुखालिफिन थे वो भी उनके मोतरफ थे उनकी सियासत के, और उनकी जो पॉलिटिकल विजडम थी उसका इतराफ़ करते थे और अब भी करते हैं। और शायद वो एक बहुत बड़ी लीडर थी। गो के जो इर्तिका का प्रोसेस है ये चलता रहता है और लोग आते रहते हैं, बड़े लोग भी पैदा होते रहते हैं, लेकिन मोहतरमा बतौर ख़ातून एक जिस तरह एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस कद काट की सियासी कदावर शख्सियत का पैदा होना और फिर इस तरह के हालात और अपने वालिद की हाँ जी भी उनकी पर्सनालिटी फिर उनके पूरे फैमिली ने बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी, बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, उसके बावजूद उनका हौसला जो है वो डगमगाया खुद मोहतरमा ने भी बहुत ज़्यादा ऐसे हालात देखे। बिल्कुल। तो वो एक न सिर्फ बड़ी खातून थी, एक बहुत बड़ी सियासी लीडर थी, एक बड़े बाप की बेटी थी, और उन्होंने सियासत को जिस तरह से लेके आगे चली, और उनके जो आप उनकी तस्वीर देखें जिस तरह वो मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करती थी और ख़वातीन को, पॉलिटिशियंस जो हैं फ़ोटोशूट के लिए वो लोगों को गले भी लगाते हैं, वो सब कुछ ऐसे जेस्चर देते हैं कि जिस तरह वो बड़ा दर्द दिल रखते हैं। लेकिन मोहतरमा जो हैं वो जेन्युइन एक पॉलिटिशियन थी जो कि यहाँ के लोगों का दर्द रखती थी और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी। और मुझे आज भी वो जो अपने आखिरी जलसे में शिरकत के लिए जब पहुंची थी वो मनाजिर हमेशा से ऐसे लगते हैं, आपकी आंखों के आगे आते हैं। आमिर भाई 88 में जब वो आई, आप तो आखिरी जलसे की बात कर रही हैं, मैं पहले उनके लाहौर में जो इस्तकबाल हुआ ना, उससे पहले किसी लीडर का ऐसा इस्तकबाल हमने देखा ना देखेंगे। मुझे याद है कि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों उनके ट्रक के साथ साथ ही, वो क्योंकि जो पैदल चलने का ही था, वहाँ पे ट्रैफिक का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, जिस ट्रक पर मुहतरमा थी, और साथ हमारे मुन्नू भाई थे। अच्छा। और मुन्नू भाई से हम, क्योंकि हम उस वक्त तो जर्नलिस्ट नहीं थे, बच्चे थे, छोटे छोटे सवालात कर रहे थे बीबी के मुतल्लिक, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी के मुतल्लिक, उनकी वालिद की कुर्बानी के हवाले से। और उस वक्त हमें जहन में भी नहीं था कि ये लीडर जो हैं ये खुद भी शहादत का रुतबा पाएंगी और जमहूरियत के लिए अपनी जान जो है वो दे देंगी। उस वक्त हमें बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन बेनज़ीर की शख्सियत, ऐसी शख्सियत, जिस तरह से आपने उनके आखिरी जलसे की बात की, मैं आपको बात करता हूँ जब सानिया कारसाज हुआ और कराची एयरपोर्ट पर जब उतरी हैं कुरान पाक के साए में, तो आंसू ना उनके थम रहे थे ना देखने वालों के थम रहे थे उस वक्त, क्योंकि हम तो टेलीविजन पे उनको देख रहे थे। और उस पर वो थ्रेट था उनको कि उनकी जान ली जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो कहना चाहिए कि जिस तरह से शेर नहीं डरता है, इतनी शेर दिल थी, वो भी नहीं डरी। हम जैसे लोग होते जो आम लोग हैं वो तो डर जाते और अपनी जान बचाने के लिए जाते। उनको पता था, उन्होंने लिखा भी कि उनको किन से ख़तरा है और कौन लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डगमगाई नहीं, जो आपने भी बात की। तो ऐसी जुर्रत, ऐसा हौसला किसी किसी के पास होता है। अल्लाह करे ऐसा हौसला हमारे बाकी सियासतदानों को। बिल्कुल सही कहा आपने। खातून वजीर आज़म रिजवान नकवी साहब कैसा देखते हैं? देखें, यहाँ पे ख़वातीन जो हैं उनके लिए काम करना जो है वो एक प्रोफेशनल लाइफ बड़ी मुश्किल होती है हमारे जैसे मुल्क में। फिर उसके बाद सियासत तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सियासत तो मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल है। सियासत आप पॉलिटिक्स में देखें कि आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। एजाज के पहली खातून वजीर आज़म वो रही। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, हम लोग यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कवर करने गए, वहाँ पे हिलरी क्लिंटन इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तो वहाँ की जो ख़वातीन थी वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, पूरी दुनिया को लीड कर रहा है,
उसके बावजूद वहाँ पे लोगों के अंदर उतना, वो ख़वातीन बड़ी एक्साइटेड थी, वो ये कहती थी कि हमारे मुल्क की हिस्ट्री में पहली मरतबा कोई खातून इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये बड़ी बात थी, और हमारे जैसे मुल्क में, तरक्की पजीर मुल्क के अंदर एक खातून का इस तरह बड़े सियासी कद काट के साथ सामने आना और फिर अपना लोहा मनवाना पॉलिटिक्स के अंदर, और जो हमारे मुरवजा सियासत है उसके अंदर एक वाज़े अपनी शनाख्त बना लेना, ये कोई आसान काम नहीं था। ये मोहतरमा का ही तुरा इम्तियाज़ है कि उन्होंने इतना यहाँ पे एक नाम बनाया, और उसके साथ साथ उनके जो ग्रां कदर खिदमात हैं पॉलिटिक्स के लिए, इन्हें हिस्ट्री याद रखेगी। अगर आप ना सिर्फ छोटी सी बात को ही देख लें कि वालिद को फांसी दे दी गई, शोहर को 11 साल जेल में रखा गया, 2 से 3 मरतबा वो जिला वतन रहीं, बिल्कुल, और लेकिन उनका हौसला जो था वो मैं कहता हूँ कि जन्नती हौसला था। उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि मर्दाना वार, मर्द तो भाग जाते हैं, ऐसे ही है, और जिस तरह से उन्होंने सारे हालात का सामना किया वो हम सब के लिए काबिल तकलीद है। बिल्कुल ऐसे। आमिर भाई, हमने बहुत से देखे ऐसे बड़े जर्नल, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहने वाले लोग, लेकिन उनके बच्चे आगे से इस तरह से बड़े ओहदों पर नहीं होते। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिस तरह उनके ख़ानदान में भी सब लोग थे, उनके वालिद, और फिर ख़ुद भी वो उसी तरह से उभर के बाहर आई। देखिए, उनको तो जिन हालात का सामना करना पड़ा शायद उनके वालिद को भी नहीं करना पड़ा। बिल्कुल। आप ज़रा देखें कि जुल्फ़कार अली भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे थे, और वज़ीर आज़म का बेटा वज़ीर आज़म बना, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आप मुहतरमा की ज़िंदगी को देखें कि बिल्कुल जवानी में थी जब वालिद को फांसी दे दी गई, और उन्होंने वो ऐशो आराम भी देखे थे जो वज़ारत उज़्मा के किसी भी अहल बंदे के बच्चों को देखने होते हैं, वो भी देखे। लेकिन उसके बाद इसी अपनी माँ को भी पुलिस के हाथों तशद्दुद का निशाना देखा, अपने कारकुनों को कोड़े लगते देखे, अपने कारकुनों की गिरफ्तारियाँ और उनकी जिला वतनियाँ देखी, खुद जिला वतन रहीं। और लेकिन वो उनका हौसला, मैं पहले ही कहता हूँ कि वो उस जैसा हौसला शायद ही किसी मर्द में भी हो, मुझे तो नजर नहीं आया। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। और रिजवान नकवी साहब, जैसे कि आखिरी जलसे के हवाले से कहा भी जा रहा था कि मोहतरमा को पता था कि थ्रेट्स भी हैं, फिर भी किस बहादुरी से वो मैदान में उतरी। बिल्कुल, देखें, वो बार बार कहती रही कि मैं अपने लोगों के लिए जाऊंगी, मैं सिस्टम की बका के लिए, जमहूरियत के लिए जाऊंगी। उन्हें थ्रेट्स भी थे, वो चीज़ें जारी भी हुई कि जी इन्हें यहाँ पे मार दिया जाएगा। तो उसके बावजूद वो आई, और बड़ी उन्होंने दिलेराना अंदाज में वहाँ पे खिताब भी किया, और बिल्कुल उनके कदम नहीं डगमगाए आखिरी लम्हे तक, और बड़ी मुसम्मम इरादों की मालिक खातून थी। और ऐसी ख़वातीन जो हैं वो सदियों बाद जन्म लिया करती हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जिस तरह की सियासत की, और फिर अपने सियासी मुखालिफिन को भी उन्होंने मोतरफ बनाया, और उस दौर की सियासत में आप जाएँ तो तब तो इल्ज़ाम तराशियों की सियासत रूज पे थी, गो कि अब भी उसी का रिवाइवल हो रहा है, और बिल्कुल शायद हम ड्रैग होके बिल्कुल पीछे चले गए, और वही सियासत अब नज़र आ रही है। लेकिन उस दौर में जो सियासत थी, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था, और जिस तरह से प्रोपेगेंडा टूल्स जो हैं एक तरफा वो इस्तेमाल किए जाते थे, उसके बावजूद सियासत में सर्वाइव करना, ये मोहतरमा का ही एक बिलाशुबा उन्हीं का खासा था। खैर, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे पास जी खबर है, सबसे पहले हाउसिंग स्कीमों के मकीनों को LNG का कनेक्शन मिलेगा। आमिर भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये करना पड़ेगा। आपके पास जिस तरह से गैस की शॉर्टेज है, और जो आप गैस बनाते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च हो जाती है आपकी इंडस्ट्री में, आपके तनूरों पे, दूध दही की दुकानों पे, जिनके मैं बहुत खिलाफ हूँ। आमिर भाई वो भी एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, करते रहे, लेकिन उनको भी प्रॉपर गैस नहीं मिल रही है। उनको लेके जाएं LPG पे, LNG पे। आप जब तक उनको नहीं लेके जाएंगे, आप डोमेस्टिक सार्फिन के साथ जो मर्जी, लेकिन आमिर भाई अभी तो गैस उन्हें भी नहीं दी जा रही ना, वो भी अल्टरनेट चीजें इस्तेमाल नहीं, अल्टरनेट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मारते हैं। किसी जगह प्रेशर कम हुआ कुछ देर के लिए, उसके बाद गैस का प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन वो जिस तरह से खर्च कर रहे हैं गैस को, वो समझते नहीं है कि ये वो मुफ्त का माल समझते हैं, इसलिए दिले बेरहम की तरह वो इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल नहीं दे रहे क्या? बिल देते हैं बिल, लेकिन वो बिल बहुत नॉमिनल है पाकिस्तान के अंदर, वो कोई ज्यादा बिल नहीं है। इनको
इनको लेके जाना चाहिए। इनको कुदरती गैस जो है नहीं मिलनी चाहिए, ना इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, ना तंदूरों को मिलनी चाहिए, ना दूध दही की दुकानों को मिलनी चाहिए। इनके बर्नर जो है पुराने हैं, ना सफिशिएंट ये बर्नर्स लगाने को तैयार हैं, ना ये सही चीज़ देने को आवाम को तैयार हैं। इनको आप ले जाए, आपने रेस्टोरेंट्स होटल को ले गए, आप उनको गैस का कनेक्शन नहीं देते हैं तो क्या फ़र्क। घरेलू सार्फिन मेरे आप जैसे लोग होंगे ना जो इन सोसाइटीज़ में रहेंगे, आप उनको महंगी गैस देने जा रहे हैं, LNG आपको महंगी पड़ेगी इस गैस से, बिल्कुल, तो वो बेचारे बिल पे करते रहेंगे। दूसरा, इसमें LNG में ज़्यादातर तो खैर पाकिस्तान में ही ये प्रोड्यूस होती है, लेकिन बाहर से भी हम मंगवाते हैं। आपको पता है कतर वगैरह से हम LNG करते हैं। वो आप घरेलू सार्फिन को महंगे दामों देंगे, डॉलर की कीमत ऊपर गई नीचे गई, वो बेचारे पिसते रहेंगे इस मामले में। इससे बेहतर ये था कि हम इंडस्ट्री को, ये तंदूरों को, ये जो दूध दही वाली दुकानें हैं या इस तरह की जितनी भी जहाँ गैस यूज़ होती है उनको अलग कर देते, और ये जो कुदरती गैस है ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए रखते, ताकि वो कहते हैं कि रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत भी ना गई, आप बदनाम भी ना होते और आप जो है लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा। लेकिन जो मशीर होते हैं ना वो इसी तरह के मशवरे देते हैं, सर जी नई सोसाइटीज़ को कर दें LNG पे। इसका तजर्बा वैसे मैंने शायद साहब आप साथ ही बैठे कतर में देखा। अच्छा, जिस तरह से हमारे यहाँ पानी की टैंकियाँ बनती हैं ना, वहाँ गैस की टैंकियाँ बनती हैं। अच्छा। और बाकायदा गैस के टैंकर्स आते हैं और उनको फिल करते हैं। अच्छा, नीचे वो मुझे जो हमारे होस्ट थे उन्होंने दिखाया भी कि घरों के अंदर मीटर लगे हुए हैं किचन्स में, तो वो आपको बता देते हैं आपकी 10% गैस रह गई है, ठीक, तो आप इसको फिल करा लें। वो रेड पे आनी शुरू हो जाती है, जब रेड पे आती है फ़ोन करते हैं, वो आता है टैंकर गैस फिल करके चला जाता है। सही। और पानी वाले, खैर वहाँ टैंकर भी पानी वाले ही आते थे, वो उसको फिल करके जाते थे। तो वो इस तरह का सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर अल्टरनेट कोई हल निकाला जाता है तो बोझ ज्यादा शहरियों पर डाल दिया जाता है। रिजवान साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, इसका टैरिफ भी अलग होगा, वो बिल्स भी बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इसकी जितनी भी पाइपलाइंस बिछनी हैं उसकी नेटवर्किंग सारी उनके मालिकान के ज़िम्मे होगी। और जो ऑलरेडी सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, जिनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़ेर ज़मीन है वो बन चुका है, उसके लिए कोई चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं की गई कि वो क्या करेंगे। तो जो नई सोसाइटीज़ डेवलप होंगी उनके हवाले से अभी वजाहत नहीं की गई कि आया ये सिस्टम जो है सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकेंगे जो ऑलरेडी बन चुकी हैं हाउसिंग स्कीमें, उनमें ये नेटवर्किंग किस तरह से बिछाई जाएगी और किस तरह से उनको ये गैस की फ्राहमी मुमकिन बनाई जाएगी LNG की। फिर देखें यहाँ पे जो गैस चोरी है, फिर जो कंप्रेसर का इस्तेमाल है, बाज़ लोग हैं उनके घरों में कंप्रेसर लगे हुए हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ आप अनाउंस तो कर देते हैं कार्रवाई, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका फॉलोअप नहीं किया जाता। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर गैस चोरी हो रही है SNGPL के अमला की मिली भगत से, उसको रोकने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, उसको उस तरह से ऑपरेशन क्यों नहीं है? आमिर भाई, इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है? जो प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, एक तरफ आप देख रहे हैं किल्लत हो रही है, ऑल्टरनेट ज़राए आप महंगे करते जा रहे हैं, लोगों के घरों में पहले गैस नहीं आ रही है। आप देखें, शाह जी ने बात की ना कंप्रेसर की, और उन्होंने भी घरेलू कंप्रेसर कह दिया, जो कि छोटा एक फ्रिज का कंप्रेसर होता है, उसको लगा के वो गैस के कुछ प्रेशर जो है वो उसको खींचने की कोशिश करते हैं। असल कंप्रेसर लगे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है, बिल्कुल वो हैं हैवी कंप्रेसर्स, उन पर आपने कितना काम किया। फिर पूरे के पूरे कई सोसाइटीज़, कई देहात को नेटवर्किंग के जरिए गैस दी जाती है, 1600 घरों को, 1700 घरों को, और उनके वो जो वहाँ का चौधरी है वो पैसे वसूल करता है। रायविंड रोड पे शाह जी एक गाँव है, अब वहाँ पर भी इसी तरह से गैस मिलती है। सिर्फ गैस ही नहीं, बिजली भी वो देते हैं, और वो बिजली देने के बाद, मैं मरगज़ार कॉलोनी में रहता हूँ, उसके पीछे आबादी है जहाँ पर जो है बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे एक चौधरी है जो बिजली फराहम करता है, और वो गैस के हीटर इस्तेमाल नहीं करते, वो बिजली के हीटर इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि उनको फिक्स बिल देना है उस चौधरी को। वो बिजली चोरी हो रही है, किसकी मदद से चोरी होती है? इसी तरह से गैस किसकी मदद से चोरी होती है? गैस आपको पता है, बिजली का कुंडा तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन गैस जो है वो तो 100% आपका अमला उसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि आप प्राइवेटली, आपको और मेरे ख्याल से जरूरत भी इस चीज की है कि पहले इन चीजों को रोका जाए, फिर जो है वो शहरियों के लिए जो मुश्किलात पैदा की जा रही है, मेरे ख्याल से ये भी किसी तरह से कम होंगी। अगली खबर की तरफ जाते हैं। निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों में दाखिले सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत होंगे। रिजवान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये HEC की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि पहले जो है
वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा और ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशंस ली जाएंगी और उसके बाद अच्छा, इससे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आते हैं, टाइम गुजर जाता है, उन्हें पता नहीं चल पाता कि इस तरह से ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसके लिए प्रॉपर मेरे ख्याल से फिर तशरीह भी करनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर इन्हें एडवर्टाइज़ करना चाहिए, अपनी वेबसाइट्स पे देना चाहिए। उसके साथ साथ जो आप अगर ख़र्चा बचाते हैं तो ऑनलाइन हर बंदा फेसबुक इस्तेमाल करता है, अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर इस तरह से इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए ताकि लोग जो हैं उन्हें बर वक्त इतला मिल सके उसकी। फिर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो अपना अमला है वो भी बाज़ दफ़ा इंफॉर्मेशन छुपाता है ताकि उन्होंने जिन वो चाहते हैं कि सीटें बच जाएं, फिर उन सीट्स को जो मेरिट पे आने होते हैं लोग, उनकी बजाय वो चाहते हैं कि इनको बेच दिया जाए, सेल्फ फाइनेंस पे लोग उस पर एडमिशन ले लें ताकि उनको जो है वो उसमें पैसे आ जाए। तो वो बाज़ दफ़ा प्रॉपरली उसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहते या जानबूझ के रोक लेते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लोगों तक इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं होने देना चाहते। जिस तरह जो लोग बलूचिस्तान से आते हैं या मुख्तलिफ दीगर सूबों का जो कोटा होता है, तो लोगों तक प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन जो है बर वक्त नहीं पहुंचाई जाती। जब लोग आते हैं उन्हें कहते हैं कि जी टाइम गुजर गया, अब आप डिले से आए हैं, ताहीर से आए हैं, तो ये सीट्स तो जो हैं वो और वो लोग जो मैरिट पर होते हैं जिनका हक होता है वो बेचारे आमिर भाई हम हमेशा देखते रह जाते हैं। वैसे ये फैसला बहुत अच्छा है, मैं तो इसको अप्रिशिएट जितना करूं कम है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी माफिया है जिनके पास वो कोर्सेज पढ़ाने की इजाज़त भी नहीं है जो वो पढ़ाते हैं, उस तरह की फैकल्टी भी नहीं है, वो सीटें बेचते हैं। ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में तो चंद सीटें होती हैं, चंद आप एक सेक्शन में 2 या 3 लोग। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ सेल्फ फाइनेंस पे ऊपर एक सीट हुआ करती थी, सही, एक फैकल्टी के अंदर। अब वो दौर तो गुजर गया, अब उन्होंने बेचना शुरू कर दिया इनको। आपके नंबर्स नहीं भी हैं, आप पैसा दें, आपके बाप के पास पैसा है, आप डॉक्टर बन जाएं, आपके बाप के पास पैसा है, आप इंजीनियर बन जाएं, आपके बाप के पास पैसा है, आप टीचर बन जाएं, आप PhD कर जाएं। इस तरह के मामला जो हैं वो इसी तरह से कंट्रोल हो सकते थे। इन यूनिवर्सिटीज़ को, इनकी फीसों को, इनका भी ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज लाहौर में ही है, कि खुदारा इन यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑडिट कराएं। एक दूसरा जो आपकी, अब इससे मौजूद से ज़रा सा हटूंगा मैं, लेकिन वो मुझे क्योंकि होता है, जो दरियाओं से रेत निकाली जाती है उसका भी ऑडिट करें। सही कहा आपने। इन 2 चीज़ों का ऑडिट कराएं, आपके बहुत सारे डैम के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं आपको फिर देखें जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बतौर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं टैक्स बचाने के लिए, कि जी हम तो बिल्कुल मुनाफा बख्श कारोबार नहीं कर रहे, हम तो गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर में फेलियर का शिकार है, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही या सीट्स कम है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, तो हम तो गवर्नमेंट को बाकायदा एक सपोर्ट कर रहे हैं और हम तो प्रॉफिट ले नहीं रहे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बतौर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं और टैक्स नहीं देते बिल्कुल। इनकम उनकी जो है वो करोड़ों में है पर मंथ, लेकिन वो टैक्स बचाने के लिए अपना स्टेटस जो है वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पशन ली होती है और बतौर NPO अपनी रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स बचाते हैं और वो करोड़ों कमाते हैं और फिर उसके बाद छुट्टियां। इसको तो इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ, ये तालीम जो इसका ऑडिट जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि आपके पास फैकल्टी है नहीं है, आपके पास PhD स्कॉलर्स कितने हैं, आपके पास MPhil के लिए क्या स्टाफ मौजूद है, आपके लिए MA के लिए क्या स्टाफ मौजूद है। मैं कहता हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज़ का हर तरह से ऑडिट आमिर भाई, आपको क्या लगता है ये चीजें नजर में नहीं होंगी? मेरे ख्याल से इन चीजों को जानबूझ के जो है वो स्किप किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। इसमें हुकूमती मशीनरी इन्वॉल्व है, HEC की अपनी खामियां हैं, FBR का उसमें बड़ा अमल दखल है कि लोग बेनिफिशरी होते हैं उसके अंदर, जो मुतलका स्टाफ है जिसने जाके उनको चीजें इन्फोर्स करनी है। सपोज के एक यूनिवर्सिटी है, ये टैक्स बचाने के लिए करते ही हैं यूनिवर्सिटीज के मालिकान या जो कॉलेजेस हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कि वो अपना खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या अपना एक्सपेंडिचर जो है वो शो करते हैं कि जी अब किसी तरह बचना है ना, कोई तो रास्ता देखना है। रिजवान साहब, अगली खबर मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, वक्त कम है। मछली मंडी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। आमिर भाई, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि जी डेयरी बानों को हटाया जा रहा है, उनका कारोबार तबाह किया जा रहा है। ग्रैंड ऑपरेशन के नाम पर वो लोग जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं पहले समझा पंजाब असेंबली में कोई ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ मछली मंडी बन गया, मछली वहां पे मछली मंडी का समारोह है ना, वो मछली मंडी बन गया। देखिए,
आप ज़रूर आप गिराएं, आप ज़रूर तजावज़ात। आमिर भाई वहाँ ऐसा ऑपरेशन हो नहीं सकता है, वहाँ पर ऐसा ऑपरेशन चले अल्लाह करेगा हो जाएगा, वो ऐसा मसला नहीं होता है। लेकिन आजकल चल रहा है उधर भी। देखिए बात समझे, पकड़ दकड़ जा रही है एमपी। ये जिन दिनों में ये मंडियां बनी, जैसे अकबरी मंडी है, जैसे सब्जी मंडी है, जैसे मछली मंडी है, तो ये शहर की हदूद से बाहर बनी। सही। आप अंदरूनी शहर को ज़हन में रखें जरा। ठीक। अब वो बनती बनती वो अब शहर का हिस्सा बन गई। सही। अब वो आपको तजावजात का मसला समझ में आ रहा है। शहबाज शरीफ के दौर में एक फैसला हुआ कि जो आपकी अकबरी मंडी है उसको गज्जू मत्ता में शिफ्ट किया जाए, ये जो मछली मंडी है इसको दरिया के पार लेके जाया जाए। ठीक। और इसी तरह से जो ज्यादा कंजस्टेड जहाँ पे जगह हैं उनको बाहर जगह दी जाए और वहाँ पे प्रॉपर मंडियाँ बने, सब्जी मंडी प्रॉपर बने। और वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वहाँ पार्किंग तक और वहाँ पर डीलरशिप तक और वहाँ पर किसान को सहूलियात तक मिलने तक वो सारी चीज़ें वहाँ पे बननी थी। गवर्नमेंट अगर जिस तरह से बाकी प्लान्स भी पिछली गवर्नमेंट से ले रही है, ये प्लान भी जो है इसको इम्प्लीमेंट सिर्फ करा दे। बिल्कुल। आपकी मछली मंडी शदरा से पार खाली जगहों पे जाए, वहाँ पे प्रॉपर मछली मंडी बने। मैं ना वेस्ट इंडीज़ में देख के आया वहाँ, क्योंकि वो लोगों का मछली बहुत शौक से और रगबत से खाते हैं। वहाँ जो मंडियाँ मैंने देखी, जमीका के अंदर मंडी बनी हुई मछली मंडी, आप हम वेस्ट इंडीज वालों के मुतालिक पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन वो ऐसी वेल ऑर्गेनाइज थी कि आपको वहाँ पे गंदगी का कोई एहसास नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। मछली जहाँ पड़ी थी वहाँ से जो पानी गिर रहा था वो आपके फर्श लेकिन तक आमिर नहीं भाई आता। यहाँ पर अगर और जगह पे भी ड्रेन होता मुंतकिल कर दिया जाएगा, तजावुजात का खात्मा भी कर दिया जाएगा, ये सफाई वाला काम जो है ना ये मुमकिन हो जाएगा। मेरे ख्याल से। या हमें ऐसे लगता है अगर हम आइसक्रीम की आमिर भाई आप टोलेंटन मार्केट को देख लें, यहाँ कितनी दफा कार्रवाई की गई है, कितनी आप दफा करते फूड अथॉरिटी वाले जाएं, आप पहुंचे। करते जाएं। देखिए आप करते जाएं। फूड अथॉरिटी ने जो काम किया है वो मिसाली है। कल तो शाबाश भी बिल्कुल मिल शाबाश गई मिली, उस्मान बिल्कुल, को, बिल्कुल, बिल्कुल। कैप्टन उस्मान को, और शाबाश भी मिली और सही मिली। उससे पहले नूरुल महंगल काम कर रहे थे तो वो भी बिल्कुल सही कर रहे थे। जो काम कर रहे हैं इनको करने दें, ये आहिस्ता 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 ये सब ठीक हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप अगर आप शहर से बाहर मुंतकिल करना शुरू करेंगे तो आज शुरू करें हम तो 10 साल लगे, 15 साल लगे, ये चली जाएंगी। और मेरे ख्याल से वो लोग जिनका कारोबार वाबस्ता है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं, जिनकी रेडियां उठा के ट्रकों में फेंक दी जाती है, रिजवान साहब, उनको भी ये मुश्किलात नहीं रहेंगी। बिल्कुल सही है। जब उन्हें पता होगा कि यहाँ पे जो है अब जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जा रहा है और हमारे लिए एक स्पेसिफिक स्पेस मुख्तस है कि हमने यहाँ पे रेडियां लगानी है, तो फिर लोग नहीं खड़े होंगे वहाँ पे। जब उन्हें पता होगा किसी ने अगर 20, 30 या 50 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और उसके पास जमा पूंजी ही इतनी है, वो कोई ठेला लगा के खड़ा है, कोई मछली बेच रहा है या फिर कोई फ्रूट की रेडी लगा के खड़ा है और ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो नहीं लगा सकता, वो एनक्रोच करके खड़ा है कोई अराजी, तो उसको जब पता होगा कि ये मेरा जो जमा पूंजी है 20, 30 या 50 हज़ार रुपया, ये आके कॉरपोरेशन वाले उठा के ले जाएंगे, तो फिर वो जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, फिर अगर गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ खास एरियाज मुख्तस कर दिए जाएंगे कि यहाँ पे आएँ और आप आके कारोबार करें, तो मेरा नहीं ख्याल के लोग फिर इतने रिस्क वाले माहौल के अंदर भी आके रेडियां लगाएंगे। दूसरा ना, ये जो आप गरीब लोगों की बात कर रही हैं, हम जब बच्चे थे तो फेरी वाले आया करते थे मछली बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, वो फेरी वाले थे, यानी वो मूवेबल थे, वो चलते फिरते बेचते थे चीजें, जहाँ जिसने रोका रुक गए, सौदा दिया फिर आगे चले गए। ये जो है ये तो पक्की इंक्रोचमेंट्स हैं, ये तो रोड पे कब्जा करते हैं। आप करीम ब्लॉक की मार्केट से आप गुजर के दिखा दें मुझे शाम के वक्त में, और फिर वो उससे आगे चले जाएं जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ फलों वालों ने पक्की दुकानें और बिजली चल रही है, और एक ने तो बकायदा दुकान बना के पान सिगरेट की दुकान बना ली। मुल्तान रोड पे आप चले जाएं तो यही हाल है। फिर आप जो नया आपका रोड, जो भी रोड बनते हैं वहाँ पे पक्के फल वाले आ जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं अभी भी जहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, फॉलो अप कम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से तजावुजात उसी तरह से कायम है। अगली खबर है जी, क्या वेंटिलेटर्स के बगैर अस्पताल चल सकते हैं? चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से कहा गया है। आमिर भाई क्या कहेंगे? हॉस्पिटल्स का हालत जो है वो तो खराब है ही, और वेंटिलेटर तो है ही। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने उन इलाकों में सेहत की सहूलियात नहीं दी जहाँ पर हमें देते, तो शहरों के हॉस्पिटल्स पर दबाव कम होता, और उसमें बुनियादी किरदार मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से ज़्यादा डॉक्टर्स का है। डॉक्टर्स जब बड़े शहर में आते हैं पढ़ने के लिए तो उसके बाद वहाँ से जाते नहीं।
इसके लिए कोई मैकेनिज्म बने और उसके लिए फिर फंड्स जो हैं वो फराहम किए जाएं, उनको कुछ सहूलियात वहाँ पे फराहम की जाएं ताकि वो भी जाएं और वहाँ पे काम करें, कि उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए। जिस तरह से आपकी अफसरशाही में है शाह जी 3 साल के लिए जाना आपके लिए लाजम है ऐसे इलाकों में, तो इनको भी वैसे इलाकों में भेजा जाए और फिर वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी फराहम हो जाएंगे, ना सिर्फ यहाँ पर। रिजवान साहब 4 माह की मोहलत दी गई है हुकूमत को, ये इनफ है क्या? देखें, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो इस मुद्दत में कर सकती है, और हुकूमत तो बड़े दावे करके आई है। पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये तो हेल्थ सेक्टर में एक इनकलाब के दावे करके आए हैं कि हम हेल्थ सेक्टर में चलो शाह जी, चलो अभी तक यू टर्न ले खत्म, दैट्स इट। दावे शाह आप क्या सुना रहे हैं? लेकिन खैर अभी तक जितनी तब्दीली आई है वो सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपका भी, आमिर भाई आपका भी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे अगर आप जा रहे हैं मोबाइल खरीदारी के लिए। कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा ये आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J3, 16,500 रुपए इसकी कीमत है। सैमसंग गैलेक्सी J2 प्राइम, इसकी कीमत है जी 15,999 रुपए। सैमसंग गैलेक्सी J7 कोर, इसकी कीमत है 18,999 रुपए। सैमसंग गैलेक्सी J5, 22,499 रुपए इसकी कीमत है। जी तो नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। सबसे पहले आपको बताते हैं सेल्स कहां कहां लगी हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ब्रांड है सिफोना, यहां पर अप टू 50% ऑफ है। यहां पर आप जाकर सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लैंड बाय निशात लीनन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अप टू 40% ऑफ है जी। यहाँ पर भी आप जाकर डिस्काउंट से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार, यहाँ से पर क्या मिल सकता है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले डाटा पावर बैंक है, इसकी रिटेल प्राइस है 2,099 रुपए और प्रमोशनल प्राइस है 1,799, 300 रुपए इस पे आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हायर रेफ्रिजरेटर, रिटेल प्राइस है इसकी 45,999 रुपए, प्रमोशन पर आप खरीद सकते हैं 44,900 रुपए में, 1,099 रुपए इस पे भी आप बचा सकते हैं। शामिल करते हैं अगला सेगमेंट आज के भाव। शाहरुख नदीम हमारे साथ होंगे। शाहरुख, बताइएगा सब्जियों की कीमतें क्या है मार्केट में? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप सब्जी मंडी में। यहाँ फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। सबसे पहले बात की जाए फलों की सब्जियों की कीमतों की, तो सब्जियों में जो यहाँ टमाटर है वो यहाँ 40 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो प्याज है वो यहाँ 20 रुपये किलो, जबकि जो आलू है वो 25 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। बात की जाए अगर फलियों की, तो फलियाँ यहाँ 40 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो शलजम है वो भी यहाँ तकरीबन 50 रुपये किलो के करीब फ़रोख्त किया जा रहा है। बात की जाए अगर अदरक की, तो अदरक के यहाँ 40 रुपये पाव मतलब 160 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो लहसुन है वो यहाँ 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू की बात की जाए तो लीमू यहाँ 40 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सब्ज़ मिर्च है वो यहाँ 30 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बैंगन की, तो बैंगन यहाँ 20 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो मटर है वो भी यहाँ 20 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरीके से बात की जाए अगर फलों की, तो फलों में जो कद्दारी अनार है वो यहाँ 200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो सेब है वो 100 रुपये से लेके 150 रुपये किलो के दरमियान
फ़रोग किया जा रहा है। बात की जाए अगर मौसमी की, तो मौसमी यहाँ 100 रुपये दर्जन, जबकि जो किनू है वो यहाँ 120 रुपये दर्जन फ़रोग की जा रहे हैं। अमरूद की बात की जाए तो अमरूद यहाँ 60 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो के दरमियान फ़रोग किए जा रहे हैं, जबकि जो केला है वो यहाँ 50 रुपये दर्जन फ़रोग की जा रहा है। खरीदारों की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि उनका कहना है कि जो फल हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, जबकि जो सब्जियां हैं उसकी कीमतों पे उन्होंने। ठीक है शाहरुख, आपका बहुत शुक्रिया। और अब शामिल कर लेते हैं मीट रेट्स। अगर आप ज़ैनब स्टॉप पे जा रहे हैं, यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 400 रुपये में, और बीफ मिन्स यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 690 रुपये में। इसी तरह मटन यहाँ से पर केजी आप खरीद सकते हैं 1200 रुपये में, और मटन मिन्स पर केजी खरीद सकते हैं 1860 रुपये में। चिकन के रेट आपको बताते चलूं जी, जिंदा मुर्गी 144 रुपये पर केजी आप खरीद सकते हैं, और इसका बना हुआ गोश्त 209 रुपये में खरीद सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी एग रेट्स। सबसे पहले जी रिटेल प्राइस है 108 रुपये दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से 106 रुपये दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं, और अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे, यहाँ से आप 107 रुपये दर्जन अंडे खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।